तो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, जो भी आपको गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है, बहुत मतलब कई तरीके से किया जा सकता है। और जो इनका वर्गीकरण है या डिविजन्स होती है, उसमें आपको सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी देखने को मिलती है, वो होती है रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यानी कि अ, कार्यकारिणी और विधानपालिका के बीच में जो संबंध होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंक्शन ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज़ कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। तो उसी के आधार पे शक्तियों का विभाजन होता हुआ हमें किसी भी सरकार में देखने को मिलता है। और ये जो अ, शक्तियों का विभाजन होता है, मेनली किनके बीच में होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। और इसी तरीके से इनको बाद में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का नाम भी दे दिया जाता है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मेनली हमें 2 तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों में आप देखोगे कि जो एग्जीक्यूटिव होती है और लेजिस्लेटिव होती है, यानी कि कार्यपालिका और विधानपालिका, इनका जो रिलेशंस होता है, उसी के आधार पे ये निर्धारित होता है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो अगर एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में क्लोज रिलेशन आपको देखने को मिलता है, तो तब अब हम इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में आपको संबंध रिलेशन देखने को मिलता है, तब हम इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको कोई भी रिलेशन नहीं देखने को मिलता, यानी कि ये सेपरेट बॉडीज की तरह काम करती हैं, तब हम इसको बोलेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम बात करेंगे कि ये ऐसे सिस्टम ऐसे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपको देखने को मिलेगी इंडिया में। इंडिया ने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से। तो संसदीय प्रणाली आपको इंग्लैंड में भी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है यूएसए में। तो वर्तमान समय में आपको राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका में देखने को मिलेगी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो इसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। तो अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे देश की सरकार है और इसी को हम सिस्टम को हम अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्टली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, संसदीय प्रणाली, तो इसको हम अलग-अलग नाम के साथ भी जानते हैं। जैसे कि कैबिनेट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेवार सरकार का नाम भी हम इसको देते हैं। और इट फॉर्म्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट आर कैरिड ऑन बाय कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जहां पर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, वहां पर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि कार्यकारी कारिणी के जो भी कामकाज होते हैं, वो किनके द्वारा किए जाते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा ये सारे कामकाज किए जाते हैं। और हम इनको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि जिनके पास सही मायने में कानून बनाने का अधिकार होता है। आप 2 शब्द सुनोगे, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब नाम का, सिर्फ और सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव होता है। और वो आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति का पद हमारे देश में, और दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो क्वीन की पोजीशन होती है, उसको भी हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का नाम ही देते हैं।
तो अंडर दिस सिस्टम यानी कि नॉमिनल सिस्टम जो होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर्स होती हैं। नॉमिनल पावर यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की ही शक्तियां होती है। सही मायने में जो कामकाज है वो किनके द्वारा किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में हाँ, प्राइम मिनिस्टर उनको लीड करते हैं, चेयर करते हैं, ठीक है। तो रियल पावर हमेशा आपको कैबिनेट मंत्रियों और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में देखने को मिलेगी, और उनको लीड कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री। ऐसे ही अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहां पर भी उनको लीड उनके पीएम करते हैं। उनके जो देखो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो मंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनके पास किसी भी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर, तो जो होम मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर, अगर हम बात करें एचआरडी मिनिस्टर, तो वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी कि सबसे बड़े पद होते हैं और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। और इनको हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, यानी कि जो सही में शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो हम बोलते हैं देश के राष्ट्रपति को। आगे हम डेफिनेशन एक देखेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को गार्नर किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं, कहते हैं कि कैबिनेट गवर्नमेंट जो होती है एक वह प्रणाली होती है जिसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल होते हैं वो किनके प्रति जवाबदेह होते हैं? लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर यानी कि हमारे देश में एमपीज हैं, तो एमपीज में से ही आपको मंत्री बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो जो मंत्री बनेंगे वो लेजिस्लेचर यानी कि एमपीज को वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर इट्स पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड एक्ट्स। हाँ जी, जो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह होती हैं और जो भी एक्ट्स वगैरह बनते हैं उन सभी के लिए। और अल्टीमेटली अगर हम देखें कि वो किसके प्रति होते हैं जवाबदेह, तो वो इलेक्टोरेट के प्रति जवाबदेह होते हैं। इलेक्टोरेट मतलब जिन्होंने उनको वोट की है, यानी कि आम नागरिक, देश के नागरिक के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। और टिटुलर और नॉमिनल एग्जेक्टिव भी यहाँ पे बात करते हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि जो टिटुलर और नॉमिनल एग्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि उनके ऊपर किसी भी तरह की आप जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। टिटुलर का मतलब ये होता है नाम मात्र, नॉमिनल, इनके पास सिर्फ और सिर्फ दिखावे की शक्तियां हैं, सही मायने में वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो इंग्लैंड की क्वीन है उनके लिए एक बहुत ही ना एक फेमस लाइन है, दैट शी नेवर कमिट्स अ मिस्टेक। अक्सर बोला जाता है कि इंग्लैंड की जो क्वीन है वो कभी भी कोई गलती नहीं करती। और इसके बोलने का मुख्य कारण ये है क्योंकि वो किसी भी शक्ति का डायरेक्टली इस्तेमाल भी नहीं करती। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही मायने में इस्तेमाल नहीं करता तो वो गलती कैसे करेगा? वो उनको कई बार हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट की पोजीशन को कई बार रबड़ स्टैम्प का नाम भी दिया जाता है। ऐसा बोलने का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें उनका डायरेक्टली रोल नहीं होता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोई भी जो बिल होगा उसके ऊपर सिर्फ अपने साइन करते हैं और वो बिल जो होता है वो बाद में कानून बन जाता है। तो इसीलिए डायरेक्टली उनके पास पावर्स नहीं होती, सिर्फ हाँ साइन करना होता है। इसलिए रबड़ स्टैम्प कई बार उनको बोल दिया जाता है। और फाइनली हम इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या कैबिनेट सिस्टम को इस प्रकार समझ सकते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो भी तो नॉमिनल प्रेसिडेंट ही हैं, एग्जीक्यूटिव ही हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो इनको मतलब इनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो किनके द्वारा की जाती है? अगर इंडिया में देखें तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ। नॉमिनल यानी कि नाम के
पोजीशन। नॉमिनल जो होते हैं उनके पास यानी कि रियल पावर नहीं होती, मैंने थोड़ा-सा गलत बोल दिया। नॉमिनल यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर होता है किंग या क्वीन, तो वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, यानी कि जो पिता है उनका आगे जो बच्चा होगा उनको उनकी पोजीशन एज़ इट इज़ ही दे दी जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे देश के राष्ट्रपति की पोजीशन होती है वो भी होती है इलेक्टेड, बट उनको हम नॉमिनल एग्ज़ीक्यूटिव बोलते हैं। दे आर नॉट रियल एग्ज़ीक्यूटिव। रियल एग्ज़ीक्यूटिव हमारे देश में होते हैं कैबिनेट मंत्री और जिनको हेड करते हैं, चेयर करते हैं देश के प्रधानमंत्री। सेकंड वाला पॉइंट देखो, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो फॉर्म द रियल एग्ज़ीक्यूटिव। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही रियल एग्जीक्यूटिव भी कहलाते हैं, क्योंकि सही मायने में शक्तियों का इस्तेमाल जो कानून बनाने का काम इन्हीं के द्वारा मेनली किया जाता है। और जो हमारे देश के मंत्री होते हैं, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करो, सभी जो भी मंत्री आपको देखने को मिलेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होती है। यानी कि ओथ सेरेमनी अगर आप देखते होंगे तो उसमें देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे देश में इनको इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इनकी अपॉइंटमेंट होती है टिटुलर चीफ के द्वारा, यानी कि नॉमिनल जो चीफ होते हैं। तो हमारे देश में टिटुलर पोजीशन किसकी है? देश के राष्ट्रपति की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें। यही पोजीशन स्टेट लेवल पे हमें देखने को मिलती है, जो गवर्नर्स होते हैं। तो हमारे देश में जो भी मंत्री बनते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किनमें से बनते हैं? लेजिस्लेचर्स में से ही बनते हैं, यानी कि जो भी एमपीज़ होंगे, उन्हीं में से आपको आपके मंत्री भी देखने को मिलेंगे। और ये किनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो आपके मंत्री होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि जो मंत्री होंगे वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं। मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और जो भी मंत्रियों की अपॉइंटमेंट होती है, जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो देश के पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट को सजेस्ट किए जाते हैं। उनको जो एक नॉमिनल जो ओथ सेरेमनी होती है, वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, ये तब तक ही अपने पावर में रहते हैं जब तक ये पावर इनके पास तभी तक रहेगी जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, यानी कि जब तक इनके पास मेजॉरिटी रहेगी तभी तक ये सरकार में रह सकते हैं। जब इनके पास मेजॉरिटी खत्म हो गई तो ये अपनी पोजीशन से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, यानी कि फिर इनको दोबारा इलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, या ऑपोजिशन पार्टी में अगर 50% से ज्यादा उनके पास मेजॉरिटी होती है तो वो अपनी सरकार बना के हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे इंडिया एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडिया में आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, और उस रूल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है 15 अगस्त और 1947 में। किनसे आज़ादी मिलती है? ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर्स के चंगुल से हमें आज़ादी आज़ादी मिलती है। तो इस दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसमें बिजी होती है? फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम उसको बोलते हैं जिसने हमारे देश का संविधान बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली comprised mainly of those persons who had since long been demanding the introduction of representative institutions on parliamentary model in India। तो जो हमारे देश की जब आज़ादी होनी थी उससे पहले भी जो भी हमारे देश के बड़े जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी हमेशा से डिमांड यही रही थी कि इंडिया को जो आज़ादी मिलेगी उसमें सबसे बड़ा कौन सा हमें किस टाइप की सरकार हमें चाहिए। तो उन्होंने हमेशा यही बोला था कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री मॉडल की उन्होंने इंडिया के लिए बात की थी। तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो
आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रोल था बहुत ही बड़ा था उस दौरान, जो उनकी, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी मेजॉरिटी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस वक़्त उनकी मेजॉरिटी थी और मेनली जो भी इंडिया की तरफ से फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सभी तकरीबन कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। फिर चाहे आप बात कर लो महात्मा गांधी की बात कर लो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, इवन इन सभी में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। मगर ये सभी उस वक़्त सबसे बड़ी जो डिमांड थी, उसके साथ जुड़े हुए थे, यानी कि इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी दिलवानी है। हालाँकि इन सभी के बीच में आप देखोगे कि अक्सर आपको सुनने को मिलता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। जैसे बी आर अम्बेडकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन महात्मा गांधी के साथ आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अप्रोच चाइना के प्रति या नेबरिंग कंट्रीज के प्रति कुछ अलग थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अप्रोच थी वो अलग थी। तो इनके बीच में आपको हमेशा से ही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेंगे। मगर कहीं न कहीं एक मंच पे इनकी जो डिमांड थी वो साझा होती थी। वो ये थी कि देश को आज़ादी दिलवानी है सबसे पहले। तो during the struggle for freedom, the Congress had been consistently asking for the establishment of representative parliamentary institutions in our country. तो जो भी फ्रीडम के संघर्ष के दौरान जो भी हमारी डिमांड थी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वता किसको दी गई थी कि भारत का जो भी सिस्टम होगा, प्रणाली होगी, उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को ही एस्टेब्लिश करेंगे हमारे देश में। इसीलिए a great majority of the members of Constituent Assembly were strongly in favor of introduction of democracy of parliamentary model in India. तो जब डिमांड ही देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमारे देश में है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा की जा रही है, तो निश्चित तौर पे आपको फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली हुआ भी ऐसे ही। आज के टाइम में आपको पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। Hence, the Constituent Assembly provided in the Constitution almost all the features of parliamentary democracy. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो सभी मतलब फीचर्स को अडॉप्ट किया है जिसको हम आज के टाइम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम देते हैं। So this is the end of the lecture.